हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज से मैं आपको इस सीरीज़ के साथ में, क्योंकि सीरीज़ भी आपकी आज से ही शुरू होगी, तो इस सीरीज़ में मैं आपको सीटेट के 30 में 30 मार्क्स की तैयारी कराने वाला हूं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर भी आए हुए थे, और कुछ नए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। साथ में हम उन सभी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर किसी को बिल्कुल से मैथ नहीं आती है, गणित नहीं आती है, उनके भी सीटेट में 30 में 30 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उनमें कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए हम आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं और अपने सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? ये बात कर रही है कि कितने सेब हैं। अब क्या कह रहा है कि 11 जोड़े सेब। जब 11 जोड़े की बात करेंगे तब आप देख सकते हैं कि जोड़ा कितने से, जोड़ा हमारा 2 से मिलकर बनता है। इसका मतलब है कि हमारा जो जोड़ा रहा होगा वो 2 का मल्टीपल रहा होगा। इसका मतलब है कि जैसे हम कहते हैं कि एक जोड़े जूते, तो एक जोड़े जूते में ऐसा तो है नहीं कि एक ही जूता हो, एक जूता तो आता नहीं है। उसमें कितने, उसमें हमारे 2 जूते आते हैं। जब 2 जूते आते हैं तो इसका मतलब है कि जोड़ी का मतलब होता है 2। ठीक है, हमसे अगला कहा गया है कि कितने, कि दूसरी पंक्ति में 22 जोड़ी है। दूसरी पंक्ति की बात करेंगे तो कितना, 22 जोड़ी है। अगर 22 जोड़ी रहा होगा तो वो कितना, 44 रहा होगा। अगला कह रहा है कि 33 जोड़ी है, 33 जोड़ी रहा होगा। इसका मतलब है कि वो कितना, वो हमारा 66 रहा होगा। इन सब का योग जोड़ लीजिए तो देखो, 6 4 10 2 12 की 2 हासिल 1, 6 4 10 2 12 और 1 13। इसका मतलब है हमारा आंसर कितना रहा होगा, 132 रहा होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कहता है कि 132। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब देखिएगा, अभाज्य संख्या हमारी जो शुरुआत होती है वो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? वे संख्याएं जिनमें अपना स्वयं का और किसी अन्य और एक का ही डिवाइड जाए, वही संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरीके से ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक संख्याएं चलती हैं। ठीक है, तो पहला है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब आपको पता होगा कि विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से न कटें, और सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के गुणज हो। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली हमें यहाँ पर सम संख्या देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब है हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अगले ऑप्शन पर आते हैं। हमारा अगला ऑप्शन कहता है कि एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3 4 अभाज्य संख्या। इसका मतलब है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ये अनेक कितनी होंगी ये हमें अभी नहीं पता। ठीक है, ये अनंत तक चलेंगी। अगला है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होती है। बिल्कुल, अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, क्योंकि या तो वो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd और 4th। आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, चलिए हमारा अगला है। अगला हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि स्कूल की NSA इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। आप इस क्वेश्चन को हिंदी में न देखकर इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 3/4 kg चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक से उन्हें इस काम के लिए 281 नहीं 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? अब आप देख सकते हैं, देखिए कह रहा है कि एक बच्चे को 3/4 kg चीनी मिली, जबकि चीनी जो टोटल है वो कितनी है, वो 28 सही 1/2 kg है। आप जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास 10 kg चीनी है, आपको एक बच्चे को 2 kg देनी है, तो आप कितने बच्चों को बांट सकते हो? तो सिंपल आप डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हम यहाँ डिवाइड करेंगे। तो देखिए, हम 28 सही 1/2 में किसका डिवाइड करेंगे? तो हम डिवाइड करेंगे 3/4 का। इसको साधारण भिन्न में बनाएंगे तो ये 28 दूनी 56 और 1 57/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद इसको ये मल्टीप्लाई का साइन, वो डिवाइड का है तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 27। कितना निकल गया है? 19 × 2 और 19 दूनी 38। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 38। तो ये चीनी कितने बच्चों को बांटी जाएगी? तो ये चीनी 38 बच्चों को बांटी जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। ठीक है, चलिए
अगले पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, आपको सीटेट का अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। 3 घंटे मिलते हैं, 2.5 घंटे मिलते हैं, बहुत अच्छा समय रहता है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को देखिए कि पूर्णांक, जब हम पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक हमारा होता क्या है। तो देखिए पूर्णांकों की जब हम बात करेंगे, जब आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए पूर्णांक आप यहाँ देख सकते हैं कि हमसे यहाँ बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, तो आपको पता होगा कि इंटीजर्स जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋण में भी चल सकते हैं और हमारे धन में भी चल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो दो संख्याओं का गुणनफल कितना, क्या ये -1 हुआ? नहीं हुआ। हम 1 को 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। कह सकते कि बराबर हो सकता है, बराबर दिख रहा है, लेकिन कहो कि ये बराबर हमेशा होता है तो ये बिल्कुल से सही नहीं है। तो बराबर या उससे अधिक होता है तो नहीं, ये भी हमारा सही नहीं होगा। अगला हमारा दो संख्याओं का जोड़, अब हमसे बात कर रही है जोड़ की कि दो जोड़ हमेशा बराबर या अधिक होता है। बराबर या अधिक की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, हम -2 में प्लस का 1 जोड़ देते हैं, क्या ये -1 नहीं आएगा? तो ये कितना होगा? ये कम भी तो हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके की आपका देखिए -1 को 0 से करेंगे तब भी हमारा -1 आएगा। तो हम नहीं कह सकते हैं कि संख्याएं हमारी कैसी, संख्याएं हमारी बड़ी आएंगी या उससे अधिक आएंगी। तो हमारा इसमें आंसर जो है आप देख सकते हैं कि दोनों हमारी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों आ और बा हमारी असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन से कि रिंकी के पास जलेबी की 3 थालियाँ हैं, थाली आ बा सा। ठीक है, थाली आ में 1 जलेबी है, थाली बा में, थाली आ में 1 जलेबी है, कितनी? 1 जलेबी है। थाली बा की बात करें तो 5 जलेबियां हैं और थाली सा की बात करें तो इसमें 3 जलेबियां। हमसे कह रहा है कि वह 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है। अब बराबर जलेबी जब रखेगी तब आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कमी तो करनी होगी। तो इससे अगर हम 2 जलेबियाँ इधर रख देते तब यहाँ 3 हो जाएंगी, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इसका मतलब है कि सभी को बराबर हो गई। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप कथनों को जब पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि थाली बा में से 2 जलेबी उठाकर थाली आ में रखना। तो हमने थाली बा से 2 जलेबी उठाकर थाली आ में रख दी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक का आधा है। ठीक है, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्तक का आधा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कि आधा है। अब कितना? 6 और 7 के जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो इनके एलसीएम क्या हो सकते हैं? 42 हो सकते हैं, 84 हो सकते हैं, क्योंकि ये किस में, ये मल्टीपल में चलेंगे। सिंपल सी बात है, ये मल्टीपल में चलेंगे। हमसे कह रहा है कि यदि और कैसे हैं, वो एक्स और वाई के रूप में है, एक्स और वाई के रूप में है। हमसे कहा गया है कि यदि एक्स का मान 12 है तो बाई का मान बताइए। अब एक बात बताइए, यदि इसका मान 12 होगा तो इन दोनों का मल्टीपल ही तो एलसीएम होगा। अब अगर इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम होगा, आपको ऑप्शन दे रखे, देखिए अगर 12 हमारा x है तो हम किस में मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना, या तो 42 आ जाए या 84। तो 12 के पाड़े में 42 तो कभी आता नहीं है। 84 पे बात करेंगे तो 12 सत्ते 84 हमारे ऑप्शन में दे रखा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल से सही हो जाएगा कि 12 सत्ते 84। इसका मतलब है 12 होगा और हमारा 7 होगा, इसका मतलब बाई का मान हमारा 7 रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है कि सन्निकट निकालना है हमको। सन्निकटन निकालना है, किस किस का सन्निकटन निकालना है। अब देखिएगा संख्या लिखी है आपके पास 2.9 इनटू आपके पास एक संख्या लिखी हुई है 7.49 और आपके पास संख्या लिखी हुई है 11.51। जब इस तरीके की आपको संख्याएं यहाँ देखने को मिल जाती हैं, अब आप करना क्या है, अब आप देखिए सन्निकटन का मतलब होता है इनके पास जाइए, इनके पास के पूर्णांक के पास जाइए। तो 2.9 को क्या हम 3 लिख सकते हैं, 7.49 ये 5 से कम है तो इसको 7 ही रखा रहने देंगे, ये 5 से ऊपर है तो इसको 1 बढ़ा के लिख देंगे, इसको 12 कर देंगे। तो हमारा निकल के आएगा इसका 3 × 7/12। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से सही। ठीक है, चलिए अगला हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर 38। वो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा,
आइसक्रीम, कौन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। अब आपको स्टील का गिलास, मोमबत्ती वगैरह आप इनकी शेप अपनी माइंड में ही रखिएगा। जब आप इन सबकी शेप अपने माइंड में रखेंगे तब आप देखते हैं कि शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा, एक जैसी आकृति है। तो उसने घड़ी की बैटरी, आप देख सकते हैं कि घड़ी की बैटरी आपकी किस तरीके की होगी, इस तरीके की घड़ी की बैटरी होगी, ठीक है, इस तरीके की घड़ी की बैटरी होगी। आपके पास एक साइड प्लस होगा, एक साइड माइनस होगा। अगली बात करेंगे तो अगला क्या कह रहा है कि मोमबत्ती उठाई उसने, मोमबत्ती भी आपकी इसी तरीके की होती है, मोमबत्ती भी इसी तरीके की होती है। और अगला कह रहा है कि अगला उसने स्टील का गिलास उठाया, स्टील का गिलास जो होता है वो आपका इस तरीके का पाया जाता है। अब कह रहा है कि उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया। आखिर में ये किस जैसी शेप की लग रही है। अब आप कहेंगे कि ये तो बेलन है, पूरे बेलन लग रही है। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई के आधार पर उसने एक जैसा इसको माना, बिल्कुल नहीं माना होगा, क्योंकि सेल इतनी सी होती है, सेल इतनी सी होती है, जो बैटरी होती है वो इतनी सी होती है, मोमबत्ती थोड़ी बड़ी हो सकती है, इतनी भी बड़ी हो सकती है, कैंडल का कोई नाप नहीं है। अगली बात करते हैं कि बेलनाकार वस्तुएं, तो ये बिल्कुल से बेलनाकार वस्तुएं, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये बेलनाकार वस्तुएं हैं। चलिए अगला हमारा है 39 नंबर का। क्या कह रहा है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, सुबह 6 बजे से कितने बजे से, सुबह 6 बजे की बात करेंगे हम, सुबह 6। अब देखिए घड़ी कैसी होती है, इधर 12, इधर 6, इधर 3 और इधर 9। हमसे कह रहा है कि सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बज गई, ठीक है, यहाँ सुई आ गई, सुबह 6 बजे से 3 बजे के बीच, 3 बजे, अब दोपहर के 3 बजेंगे तो इधर जाएगी सुई, जब इधर जाएगी तो यह यहाँ पहुँची होगी सुई, जब ये यहाँ पहुँची होगी तो ये इतना चला होगा, इतना चला होगा, कितना देखिए इधर, ये कितना कम, ये टोटल 90 कम होगा, 90 डिग्री कम होगा। ये टोटल होता कितना है, एक चक्कर हमेशा 360 डिग्री का होता है। जब 360 डिग्री का होगा तो 360 में से 90 हम कम करेंगे तो कितना, हमारा 270 निकल के आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से सही, 270 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है कि एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, उसका क्षेत्रफल हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। देखिए 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्या हमको दे रखा है, ये किसका, एक आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या होता है, एक आयत इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा आयत इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा इधर लंबाई इधर चौड़ाई, मान लो इधर लंबाई इधर चौड़ाई, तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते, क्षेत्रफल निकल आता है। इसका मतलब है ये किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल रहा होगा। अब गुणनफल कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो देखिए 12 गुणा 2 हो सकता है, 12 दूनी 24, या फिर 8 गुणा 3 हो सकता है, या हमारा 6 गुणा 4 हो सकता है। ये संख्याएं 3 हो सकती हैं, और तो कोई ज़्यादा बनेगा नहीं, इसमें नहीं बनेगा ना। एक आप कहेंगे कि 24 और 1 हो सकता है, 24 और 1 हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 24 एकम, ये 24 की रही होगी और ये 1 की रही होगी, तब भी ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि उसका परिमाप नहीं हो सकता। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b, ठीक। अब इसमें से आप ये लंबाई मान लीजिए, ये चौड़ाई, ये लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ठीक। अब देखिए 2l + b, l अगर हम 12 मान लें, b अगर 2 मान लें, तो 12 और 2 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 28 सेंटीमीटर हमारा एक परिमाप इसका हो सकता है। अब अगर 28 हो सकता है तो 28 हमारा ऑप्शन में दे रखा है और कह रहा है कि इसमें नहीं होगा, तो हमारा 28 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगले की बात करेंगे तो 8 3 11, 8 3 11 दूनी 22, तो 22 भी हो सकता है। और अगले की बात करेंगे तो 6 और 4 10, 6 और 4 10, 6 यहाँ रखिए, 4 यहाँ रखिए, 6 4 10, 10 दूनी 20, इसका मतलब 20 भी, देखिए 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 24 और 1 25, 25 दूनी 50, तो हमारा 50 भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। अब आप देख लीजिए आपके ऑप्शंस कौन से, आपके ऑप्शंस इसमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि हमारा 25 सेंटीमीटर जो है वो बिल्कुल से नहीं हो सकता है। अब 25 सेंटीमीटर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा 41 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस सवाल को सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है। जब आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे तब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको सारी चीज़ें आराम से देख रखी होंगी। देखिए क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का जो मान है वो हमारा जो है वो 400 किलोमीटर के बराबर है, यही कह रहा है, बिल्कुल। और कह रहा है यदि 2 नगर मान लिया हमने, एक नगर है और एक नगर है बी, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी 3400 किलोमीटर है, ठीक है। अगर 3400 किलोमीटर रही होगी
तो कह रहा है कि इन्हें सेंटीमीटर पर बताइए, मतलब मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। अब देखिए मानचित्र पर क्या होगी, तो हम इसमें डिवाइड कर दें 400 का। जब हम इसमें 400 का डिवाइड करेंगे तब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 का 34 में जब डिवाइड करेंगे तब देखिए 4 का 34 में डिवाइड करेंगे तब देखिए 4 अट्ठे 32, 8 बार तो पूरा पूरा जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा 2 बचेगा, तो 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 2 के पीछे जीरो हो जाएगा, तो 4 पंचे 20। ये कितना 8.5 सेंटीमीटर कितना निकल के आया, ये 8.5 सेंटीमीटर आ गया। और आपका इसमें 8.5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं कि किस में शब्दों में लिखा है, उसने अंकों में नहीं लिखा, शब्दों में लिखा है 8.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्या कह रहा है कि 800 मीटर की दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगती है। अब देखिए दूरी कितनी है, 800 मीटर की दूरी है, और 800 मीटर की दूरी में उसको 14 सेकंड लगती है। और 800 मीटर की टोटल दूरी है, टोटल दूरी कितनी है, टोटल जो दूरी है वो 800 मीटर की है। ठीक है, 800 मीटर की टोटल दूरी है। हमसे कहा गया कि 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगती है। 100 मीटर दूरी अगर तय कर रहा होगा तो कितना 14 सेकंड लग रहा होगा। अगर 14 सेकंड लग रहा है, फिर कह रहा है कि और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा का मतलब है कि अगले अगर 100 मीटर दूरी तय कर रहा होगा तो कितना, तो 2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब है कि 16 सेकंड लग रहे होंगे। फिर कह रहा है कि फिर से यही होता है, फिर से 2 सेकंड अधिक लगते हैं। और हमसे इस तरीके से पूरी दूरी कह रहा है कि जब तक खत्म ना हो जाए तब तक करना है। तो देखिएगा कितने 800 है, तो हमें यहाँ 800 मीटर तक चलना होगा। 800 मीटर तक चलेंगे, इधर 2 को बढ़ाएंगे तो 20 सेकंड हो जाएगा, इधर भी बढ़ाएंगे तो 22 सेकंड हो जाएगा, इधर भी बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा, और इधर भी बढ़ाएंगे तो ये 26 हो जाएगा, और फिर से हम इसको करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना 800 हो गया हमारा। 800 मीटर की हमने दूरी यहाँ तय कर ली, और कितने सेकंड हो गए आप यहाँ इन सबको जोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ जोड़िएगा, देखिए जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं तब देखिए 4 6 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 6 30, 30 8 38 की 8 हासिल आया आपका कितना 3, 3 और 1 4, 5 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 168। अब एक बात बताइए, सेकंड दे रखा है 168 सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब 168 सेकंड तो होगा, लेकिन हमें आंसर सेकंड में नहीं दे रखा है, हमें मिनट में भी दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में हमारी होती है 60 सेकंड। इसका मतलब है देखिए इसको हम कैसे 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड प्लस 48 सेकंड लिख सकते हैं। यही तो रहा होगा हमारा। जब ये रहा होगा तब देख सकते हैं 1 और 1 2 मिनट, 2 मिनट और कितने 48 सेकंड हमारा बिल्कुल से सही आंसर हो जाएगा कि 2 मिनट 48 सेकंड हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला हमारा 43 नंबर क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल से सरल है, सिर्फ हमें इसको पहचानना है और इसको हम आसानी से सिर्फ देख के ही कर सकते हैं। बस आपको इनमें पहचानने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी भी सीटेट का एग्जाम आपको, जब भी कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना हो तो जल्दबाजी मत करिएगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा हुआ है 910, क्या लिखा है 910, इसके बाद हमारा लिखा है 821, इसके बाद लिखा है हमारा 732, और इसी के बाद हमारा लिखा है कितना 643। यही लिखा है, बिल्कुल से यही लिखा है। जब ये लिखा आप देख सकते हैं कि हमसे अगला डिजिट पूछा। आप देखिए इधर 1 1 कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 5 होगा, 1 1 बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ 5 होगा, 1 1 बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ भी होगा। तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा 554, जो कि हमारा बिल्कुल से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। 5 विषय हैं, समांतर माध्य 74 है। 74 रहा होगा तो क्या हम इनका योग निकालेंगे, योग कितना होगा, तो 5 चौका 20 के 0 हासिल आ गया। तो 5 7 35 और 2 37, क्या हम कह सकते हैं कि उनका योग जो है पाँचों का वो 370 रहा होगा। ठीक है, अगर योग 370 है, अब हमसे आगे क्या कहा है कि उसने 3 विषयों में 70 75 तथा 80 अंक प्राप्त किए। कितना 70 अंक प्राप्त किए, फिर उसने 75 अंक प्राप्त किए, फिर उसने 80 अंक प्राप्त किए। आगे कह रहा है कि उस बच्चे द्वारा बाकी के 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है। माध्य का मतलब होगा कि आगे के जो नंबर रहे होंगे, जो भी नंबर रहे होंगे उनका कोई माध्य रहा होगा। ठीक है, तो इनका पहले हम निकाल लेते हैं। ये कितना है, ये टोटल, क्योंकि टोटल हमारा 370 होना चाहिए। टोटल निकालिए, देखिए 5 इधर आ जाएगा, 8 7 15, 15 और 7 22, इसका मतलब है कि 225 तो हमारा 3 संख्याओं का योग रहा होगा।
अगर 3 संख्याओं का योग 225 है तो 5 संख्याओं का योग कितना है, 5 संख्याओं का 270 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का योग निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटा दीजिए। जब इसको में से इसको हम घटाएंगे तब देख सकते हैं कि 10 से 5 गया 5, हमारा बचा कितना, हमारा बचा हमारे पास इधर 6, 6 से 2 गया इधर 4, इधर 3 से 2 गया 1, 145 निकला। ये 145 उन 2 संख्याओं का योग आया होगा। क्या आया होगा, योग। कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का। जब 2 संख्याओं का योग आया तो हम कह सकते हैं कि इनका क्या रहा होगा। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या जो है उस वो जो अगली जो 2 संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य हम कह सकते हैं कि 72.5 रहा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो सकता है, हमारा आंसर इसमें होगा, हो कह सकता है होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड 72.5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या गया, पढ़ते इसको। हर्षित, अमीना और जोसेफ, हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। अब देखिए विवरण क्या है नीचे, अब वो यहाँ देख लीजिए। देखिए क्या दे रखा है, हमें 3 नाम दे रखे हैं। कौन कौन से, हर्षित, हर्षित, अमीना, अमीना और कौन, जोसेफ, 3 ही दे रखे हैं। ठीक है, कह रहा है कि शुरू करने का समय, खत्म करने का समय। देखिए इसने 5:32 से शुरू किया और कहाँ तक चला, ये चला 6:47, 6:49 तक। ठीक है, 6:49 तक चला। ये कितना चला, ये जो पैदल चला है वो 5:27 से लेकर 6:37 तक चला है। 5:27 से 6:37 तक चला है। और ये जो हमारा जोसेफ है ये हमारा 6:6 से लेकर कितना, 7:31 तक चला है। 7:31 तक चला है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी चले हैं। हम इनको जब करेंगे, इनका जब घटाएंगे तो 9 से 2 गया 7 और 4 से 3 गया 1 और 1 घंटा 17 मिनट चले होंगे। इनकी बात करेंगे तो ये 1 घंटा 10 मिनट चले होंगे। इनकी बात करेंगे तो ये 1 घंटा 25 मिनट चले होंगे। अब इनके ऑप्शंस को पढ़िएगा, इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए कौन सा सही है, हर्षित और अमीना समान समय अवधि के लिए चले। क्या आप देखिए, हर्षित और अमीना क्या समान समय अवधि है, बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगला आइए, जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला। कौन, जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला, बिल्कुल नहीं चला। 15 मिनट ज़्यादा चला, ये भी नहीं होगा। आगे आइए, जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला। कौन, जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला, बिल्कुल नहीं चला। 8 मिनट ज़्यादा चला, तो 15 नहीं होगा। अगला है, अमीना कम समय, सबसे कम समय चली। अब देखिएगा अमीना, क्या अमीना 1 घंटा 10 मिनट चली, ये 1 घंटा 17 मिनट चली, ये 1 घंटा 25 मिनट चली। इसमें से सबसे जो कम समय के लिए चली वो कौन चली, अमीना चली। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि बिल्कुल से सही है। तो फ्रेंड्स ये तो थे मैथ वाले क्वेश्चन जो मैंने हल कर लिए हैं। अब हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो वो सही से मैनेज नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे। साथ में आपकी सीटेट पास करने के लिए की पॉइंट्स होते हैं, उन की पॉइंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो हम उनको भी वहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, साथ में आपको अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे उनके भी फायदा हो सके और आपके 30 में से 28 या 29 मार्क्स तो आपके 100% आएंगे। यदि आपको बिल्कुल से गणित नहीं आती है तो, और गणित आती है तब तो आपके 30 में 30 आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड